हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। यानी हमारा जो क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। और आपके क्लास 11th एनसीईआरटी का जो हमारा पॉलिटी बुक है उसे कंप्लीटली कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब इस चैप्टर का जो नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। सबसे पहले तो इस चैप्टर के नाम को हम लोग समझते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या बताना चाहता है। ठीक है, तब तो सारा टॉपिक हमें समझ में आएगा। तो देखिए पहला हमारा टॉपिक क्या है मैम? हमारा एक तो हमारा वर्ड यहाँ पे दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान। संविधान के बारे में थोड़ा सा हमें कुछ कुछ पता तो है ही, लेकिन हमारा चैप्टर क्या कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होता है। ठीक है, उस बात को जानेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हाउ, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार कैसे हुआ था। इस एक चैप्टर में ये बस दो ही बात बता रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हमें चाहिए और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम समझ में आ गया कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। वाई का मतलब क्या होता है कि हमें संविधान क्यों जरूरत होनी चाहिए, मतलब हमारा एक देश क्या डेमोक्रेटिक है, तो क्या हमारा कंट्री विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं रह सकता था। तो वही सारी बातें जानेंगे कि अगर हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो उससे हमें क्या क्या फायदे हैं, और उसको जानने के लिए हमें जानना होगा व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो सारी बातें जानेंगे। फिर हम लोग क्या जानेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार कैसे हुआ था। ठीक है, यानी संविधान को बनाने के लिए आपके इंग्लैंड से एक कैबिनेट मिशन आया था, और उसी कैबिनेट मिशन के आधार पे क्या करा गया था, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। ठीक है, वो सारी बातें जानेंगे। और आपका जो चैप्टर है आज ही कंप्लीट होगा, बहुत अच्छे से और एकदम बेसिक से चीजों को बताते हुए मैं चलूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं मेरा बच्चा पाठी, कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। यानी अगर मैं बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स व्हाट, मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है उसे ही हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो एक सुप्रीम लॉ होता है। यानी हमारा देश कैसे चलेगा, हमारे देश में कैसे कानून बनेगा, वो हर बातें, कैसे सरकार बनेगी, वो हर बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सुप्रीम लॉ होता है या एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। यानी जो हमारी कंट्री है उस कंट्री के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, तो सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ का मतलब क्या हो गया मैम, कि इस लॉ के ऊपर अब कोई भी कानून नहीं है। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, जब हम लोग बदमाशियां करते तो हमारे मम्मी पापा, यानी सबसे ज्यादा तो पापा क्या करते हैं, हमारी अच्छे से धुलाई करते हैं, वो भी घड़ी साबुन लगा के। तो उसी तरह जैसे हमारे देश में अगर कोई क्या करता है, कुछ वायलेंस करता है, कुछ नियम कानून को तोड़ता है, तो उसको देखने के लिए हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी भी कंट्री का क्या होता है, सुप्रीम लॉ होता है। यानी इस कानून के ऊपर अब कोई भी चीजें नहीं आता है। तो अगर मैं आपसे कुछ बेसिक बातें पूछूं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर, मैम 26 नवंबर 1949 को बनकर एकदम पूर्ण तरीके से क्या हो गया था, तैयार हो गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम कंप्लीटली बन के तैयार हो गया था। ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू करते हैं, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन गया था, तो अब किस बात की देरी थी कि हमने इस डेट का इंतजार करा और 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक
आंसर है कि मैम क्योंकि 26 जनवरी को रावी नदी के तट के किनारे हमने क्या करता झंडा फहराया था और उसी समय से हम लोगों ने शपथ लिया था कि 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता मतलब एक सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए 26 जनवरी को क्या करा जाता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ कुछ बेसिक बातें यहाँ पे घुसा कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री। एनी क्या, हम लोग अपने देश की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसे हम लोग 26 जनवरी 1950 को लागू करते। इसका कारण क्या था वो सारी बातें हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे, और चैप्टर का जो ये पहला क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन वाई, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, उस पहले शब्द को हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, इसके लिए हमें पढ़ना होगा व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है, ठीक है। तो इसे अब हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। तो अब आपको थोड़ा सा कुछ आपके बुक में अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है, उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब क्या होता है, वो इंश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस मतलब होता है यहाँ पे विश्वास, और कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, समन्वय, ठीक है। तो देखिए अब इसको समझते हैं कि हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम क्या है मैम, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। अब इस शब्द को हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए हमारी जो इंडिया है इतना बड़ा कंट्री है, और इतने बड़े कंट्री में क्या होता है, जो डाइवर्सिटी है यानी जो विविधता है वो बहुत पाई जाती है, इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन, in the form of caste, in the form of language, in the form of culture, in the form of opinion। हर चीज में हमें यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और जहाँ पे डाइवर्सिटी होता है वहां पे आपके कन्फ्लिक्ट का जन्म होता है, यानी विवाद उत्पन्न होते हैं। तो इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा है, हमें कुछ बेसिक रूल प्रोवाइड किया है, यानी हमारे लोगों के बीच में शांति, समन्वय, विश्वास स्थापित हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा है, हमें कुछ बेसिक रूल प्रोवाइड करा है। और उसी बेसिक रूल के कारण क्या होता है, हमारे देश में इतनी ज्यादा विविधता के कारण भी क्या होता है, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस बना रहता है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट फंक्शन हो गया वो क्या होगा, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कुछ हमें बेसिक रूल प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे लोगों के बीच में यानी जो हमारे देश के लोग हैं उनके बीच में क्या होता है, मिनिमम कोऑर्डिनेशन बना होता है, ठीक है। तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा पहला टॉपिक हो गया वो आपको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, समन्वय। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, विश्वास, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग बुक के लैंग्वेज में आ जाते हैं, बुक में हमारे क्या बोला गया है उसे थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, बस थोड़ा सा इस बात को समझना है कि हमारे डाइवर्सिटी में इतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब इतने बड़े से देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, और उस डाइवर्सिटी को दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, हमें कुछ बेसिक रूल प्रोवाइड करा है, और वही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा बुक की बातें देखते हैं। तो देखिए आपसे ना बुक जो है ना वो कुछ आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। क्या बोल रहा है कि थिंक ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी सोचो कुछ लोगों का ग्रुप है, ठीक है मैम सोच लिया। Perhaps member of this group can live together if they can agree on some basic rules। यानी जो हमारे इतने सारे ग्रुप के लोग हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं जब तक कि वो किसी मतलब बेसिक रूल पे क्या होते हैं एग्री नहीं करते। जैसे हमारा एग्जाम्पल में दे रही हूँ, जैसे हमारा इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, जब दोनों के बीच में मैच होता है तो वो क्यों इतना शांति से खेल लेते हैं? क्योंकि वो दोनों तो देश जानते हैं ना आप। तो क्यों इतने शांति से खेल लेते हैं? क्योंकि क्रिकेट का एक रूल बनाया गया है, और अगर आप उस रूल को ब्रेक करते हैं तो आप आउट हो जाएंगे। तो वही बोल रहा है कि जो हमारे लोग हैं यानी जो हमारे देश में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है और उसमें जो इतने बड़े लोग हैं, ग्रुप हैं, वो क्यों शांति से रह पाते हैं? वो इसलिए शांति में मतलब रहते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, कुछ बेसिक रूल को क्या करते हैं वो लोग
एग्री करते हैं, ठीक है, यानी बेसिक रूल को एग्री करते हैं, ठीक है। फिर आपसे बोला गया है कि आप सोचो, क्या सोचो, थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द अब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल, यानी क्या होगा अगर हमारे कंट्री में कुछ बेसिक रूल प्रोवाइड ना करा गया होता तो। ओके मैम, इतना तो हम लोग सोच ही सकते हैं। एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट आर पब्लिकली promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा बेसिक रूल प्रोवाइड करा गया है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, वो क्या होना चाहिए, तो पब्लिकली प्रोमलगेटेड होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को क्या होना चाहिए, वो सभी लोग इस रूल को क्या करते हो तो जानते हो, तभी तो लोगों के बीच में क्या होगा, एक मिनिमल हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। अगर कुछ लोग जानेंगे और कुछ लोग नहीं जानेंगे बेसिक रूल को, तो कैसे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना होगा। तो इसलिए बताया गया है कि ये जो हमारा बेसिक रूल है वो सभी पब्लिकली क्या होना चाहिए, प्रोमलगेटेड होना चाहिए, सभी लोगों को जानना जरूरी है। ये जो हमारे बेसिक रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड करा गया है, ठीक है मैम। अब हम लोग आते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए, रूल्स आर लीगली इन्फोर्सेबल, gives an assurance to any everybody that others will follow this, for if they do not do so they will be punished, यानी बोला गया है कि जो हमारा रूल है वो लीगली इन्फोर्सेबल है, ठीक है, लीगली इन्फोर्सेबल है। ओके मैम, और अगर आप इसे क्या करते हैं, अगर आप इसे क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको क्या करा जाएगा, पनिश्ड करा जाएगा, पनिश्ड करा जाएगा, ठीक है। ओके, फिर क्या है, अब देखिए यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members, यानी अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है कि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस बनाए रखने के लिए वो क्या करे, तो हमें कुछ बेसिक रूल प्रोवाइड करे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट फंक्शन हो गया वो क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें कुछ बेसिक रूल प्रोवाइड करता है। तो पहला ये बात समझ में आ गया कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरी बात पे। अब दूसरा बात क्या है मैम, तो देखिए पहले मैं लिख दे रही हूँ, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे फंक्शन को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे देश के लिए लॉ मेकिंग का काम किसके हाथ में है, यानी हमारे देश में जो नीति निर्माण मतलब जो कानून बनाए जाते हैं, वो कानून बनाने का जो पावर है वो किसके पास है, तो वो कहाँ से हमें पता चलता है, तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि जो हमारे देश के लिए नियम कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, हमारी पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग वर्ल्ड में भी चलते हैं कि हमने बहुत सारे सिस्टम को देखा है। तो देखिए आपके वर्ल्ड में क्या आपने कुछ कुछ सिस्टम कहीं कहीं पे पढ़ा होगा। एक आपने सिस्टम पढ़ा होगा मोनार्क सिस्टम, मोनार्क सिस्टम, मोनार्क सिस्टम में मैम क्या होता है कि जो राजा होता है वो क्या करता है, रूल करता है, और वो राजा ही क्या करता है, लॉ मेकिंग का काम करता है। तो रूल किसके द्वारा बनाया जाता है, रूल मेड बाय किंग, ठीक है। यानी हम लोग मोनार्क सिस्टम में क्या देखते हैं कि जो कानून बनाने का पावर होता है, यानी जो लॉ मेकिंग का पावर होता है वो किसके पास होता है मैम, तो एक राजा के पास होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कहाँ आते हैं, डिक्टेटरशिप में आते हैं, यानी डिक्टेटर, डिक्टेटर डिक्टेट सॉरी
डिक्टेटर में आते हैं तो डिक्टेटर में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक तानाशाह होता है, हिटलर। हिटलर का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा लॉ मेकिंग का काम होता है वो एक ही व्यक्ति द्वारा मतलब करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा रूल बाय अ सिंगल पर्सन, रूल बाय अ सिंगल पर्सन। यानी यहाँ पे जो कानून बनाने का अधिकार है, शासन करने का अधिकार है, वो बस एक व्यक्ति के पास में होता है, ठीक है। फिर और हम लोग आगे आते हैं तो एक होता है हमारा डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है। अब हमारा चूंकि कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है, तो थोड़ा सा इसे हमें क्या करना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो देखिए डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि जो हमारा पीपल होता है, पीपल यानी जो हमारी जनता होती है, वो क्या करती है, लॉ मेकिंग का काम करती है। यही क्या करती है मैम, तो लॉ मेकिंग का काम करती है। थोड़ा सा सुनने में क्या होगा, अजीब लग रहा होगा। पीपल, पीपल हम भी हैं, आप भी मैम पढ़ा रहे हो, पीपल ही हो, जनता ही हो। लेकिन हम लोग तो कभी कानून बनाने गए नहीं है, या हमारे घर पे जो मम्मी पापा चाचा चाची बड़े वो भी नहीं गए हैं, तो कानून पीपल कैसे बनाते हैं। देखिए हमारे कंट्री के लोगों के पास इतनी ज्यादा टाइम नहीं है, इतना एनर्जी नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है कि वो बैठ कर जाके क्या करे, कानून बनाए। लेकिन ये हम जनता क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। अपना क्या चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। और यही रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाता है, पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में जाता है। और यही पार्लियामेंट में बैठकर हमारे जनता के अनुसार ही क्या करता है, यानी लोगों के अनुसार ही क्या करता है, लॉ मेकिंग का, लॉ मेकिंग का काम करता है। ये बात समझ में आ गया कि मैम डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, यानी हम लोग अपने इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं कि जो हमारी पीपल होते हैं वो लॉ मेकिंग का काम करते हैं। और ये पीपल क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और ये रिप्रेजेंटेटिव जाकर पार्लियामेंट में बैठते हैं और वही क्या करते हैं, आपकी लॉ मेकिंग का काम करते हैं। तो थोड़ा सा अपने बुक में हम लोग देख लेते हैं कि जो एक्चुअली में पावर दिया गया है वो किसे दिया गया है, पावर बनाने, सॉरी पावर नहीं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के, सॉरी लॉ मेकिंग का वो किसको दिया गया है, तो पार्लियामेंट को दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे भारतीय संविधान में, फॉर एग्जाम्पल इट इज स्पेसिफाइड that in most instances parliament gets to decide laws and policies and that parliament itself be organized in a particular manner। यानी देखिए बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, कि जो हमारे देश के लिए नियम कानून बनाएगा वो हमारी पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है मैम, समझ में आ गया। लेकिन इस पार्लियामेंट का भी जो गठन है ना, वो क्या होता है, एक विशेष प्रकार से होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि and that parliament itself be organized in a particular manner। यानी जो हमारी ये संसद है, जो कि हमारे इतने बड़े देश के लिए नियम कानून बनाती है, तो इस संसद का भी गठन कुछ ऐसे एरो गैरो की तरह नहीं होता, एक पार्टिकुलर मैनर में इसका भी गठन करा जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या बताता है, हमें सेकंड, हमारा सेकंड चीज क्या करता है, मतलब हमें क्या है, मतलब कि हमारा स्पेसिफाई करता है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, वो कौन स्पेसिफाई करता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इतना तो पता चल गया ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके मैम, अब आते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे काम पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, ठीक है। तो देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो तीसरा काम है वो क्या है, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। यानी सरकार की शक्तियों पर लिमिट्स लगाना, ये भी किसका काम है, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ देश में क्या होता है, क्योंकि हमारी जनता क्या सोचती है कि हम सबसे ऊपर हैं, और आपके सरकार को जनता ने ही बनाया होता है। तो सरकार क्या सोचती है कि हमें तो जनता ने बनाया, तो हम सबसे क्या है, ऊपर है, हमारे मन में जो आएगा सो करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, सरकार द्वारा
नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर क्या करता है, कुछ लिमिट्स लगाता है। यानी हमने क्या बताया कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो अपने सिटीजन्स पे कुछ लॉ इम्प्लीमेंट करती है, तो उस पे लिमिट्स लगाने का काम किसके पास होता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पास होता है। और ये जो लिमिट्स होता है अपने आप में ही क्या होता है, फंडामेंटल होता है। इसे गवर्नमेंट कभी भी क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, वायलेट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो देखो ये बहुत जरूरी भी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि मान लो कोई कल को सरकार आती है और बोलती है कि राइट टू एजुकेशन को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से समाप्त कर दे रहे हैं, क्योंकि हो रहा है क्या ना कि देश में ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं तो ज्यादा हमारे खिलाफ हो जा रहा है, इसीलिए इसे समाप्त करो। कल को कोई सरकार आती है कि यहाँ पे तो जो हिंदू है वो मेजोरिटी में है, तो हम हिंदुओं को अपने फेवर में करेंगे और जो माइनॉरिटी है उन पे हम अत्याचार करेंगे, एट्रोसिटी करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, सरकार जो है वो मनमानी नहीं कर सकती। उस पे कौन लिमिट्स लगाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ बातों को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, यू वुड समटाइम्स थिंक द लॉज वर अनजस्ट एंड अनफेयर मेड बाय द गवर्नमेंट। यानी आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या कर रहा है, हमारे लिए अनजस्ट और अनफेयर क्या कर रहा है, लॉ बनाया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो हमारे अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो थर्ड फंक्शन है वो क्या है, आपके बुक में बताया गया है। तो थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। यानी हमने आपको वही बताया कि जो हमारी सरकारें होती है जो नागरिकों पर कानून लागू करती है, उस कानून मतलब लागू करती है, तो उस कानून पर भी क्या करते हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कुछ लिमिट्स लगाते हैं। यानी जो हमारे सिटीजन्स पर ये क्या करते हैं, कुछ लॉ को इम्पोज करते हैं, तो उस पर लिमिट्स कौन लगाता है, हमारा हमारा कौन लगाता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। ठीक है, और ये जो हमारा लिमिट्स होता है वो अपने आप में ही क्या होता है, फंडामेंटल होता है। इससे गवर्नमेंट कभी भी क्या कर सकते, ट्रेपास नहीं कर सकते। ट्रेपास का मतलब क्या होता है, वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके मैम, इतना समझ में आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो थर्ड फंक्शन होता है वो क्या होता है, कि सरकार की शक्तियों पर लिमिट्स लगाना। ओके मैम, अब हम लोग आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अपने कहाँ गया, कहाँ गया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे काम पे। चौथा काम क्या है, ओके, चौथा काम क्या है, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है, एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, चाहत। गोल्स का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। यानी ये आपसे बता रहा है कि एक के समाज की क्या आकांक्षाएं होती है, यानी चाहत होती है, और उसके क्या लक्ष्य होते हैं। तो समाज के आकांक्षाओं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर, मतलब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान लिखा गया हो। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारी सोसाइटी है ना, हर सोसाइटी के जो क्या होते हैं, बोल सकते हैं कि जो एस्पिरेशन है या जो गोल है वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि ठीक है मैम, ये सिंपल सा बात है कि जो हमारी हर सोसाइटी है, हर सोसाइटी का तो प्रॉब्लम एक जैसा नहीं होता है। तो उसी तरह अगर उनका प्रॉब्लम एक जैसा नहीं है तो उनके एस्पिरेशन यानी चाहत और गोल्स भी क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे अगर मैं भारतीय समाज की बात करूं, यानी इंडियन सोसाइटी की बात करूं, तो इंडिया के जो सोसाइटी है ना वो क्या चाहते हैं, फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यानी वो क्या चाहते हैं कि हमारे जो देश में ये यू बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारे देश में जो जातिवाद चलता है, भेदभाव चलता है, इससे हमें क्या मिलना चाहिए, फ्री, हमें फ्री कर दो भाई, फ्री कर दो। ये तो हमारे इंडियन सोसाइटी का क्या हो गया, एस्पिरेशन हो गया, चाहत हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग कहाँ चले जाते, साउथ अफ्रीका में पहले चले जाते थे, तो वहाँ के जो लोग हैं बहुत लंबे समय से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करते आ रहे थे। तो जो वहाँ के लोगों की, यानी वहाँ के सोसाइटी की जो चाहत है, एस्पिरेशन है, वो क्या है, अलग है। यानी उनका क्या करना है कि ये जो नस्लवादी भेदभाव चल रहा है इसे हमारी गवर्नमेंट क्या करे, सरकार करे, सॉरी, जो हमारी गवर्नमेंट है वो समाप्त करे। लेकिन गवर्नमेंट कब कैसे समाप्त करेगी, अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर दिया होगा तभी तो गवर्नमेंट उसको समाप्त कर पाएगी। तो वही बताया गया है कि अगर हमारे समाज की कुछ आकांक्षाएं हैं और उस आकांक्षाओं को सरकार समाप्त तभी कर सकती है जब उस
को समाप्त करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा हो, उसे कुछ पावर दिया हो, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें लिखा गया है। ठीक है, देखिए 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 देखिए, फॉर एग्जाम्पल इंडियन एस्पिरेशन टू बी अ सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ओके मैम, यानी यहाँ पे हमने आपको बता दिया पूरा, जो मैंने बताया वही बातें बुक में लिखी गई है कि हमारी इंडिया की जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, उनका क्या चाहत है, उनका क्या एस्पिरेशन है कि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से क्या हो जाए, फ्री हो जाए। ठीक है, if this is our society aspiration, the government will have to be enable, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, मार्क करना है, enable और empowered to take all the necessary steps to achieve this goal। यानी जब हमारे भारतीय समाज की यह चाहत है, आकांक्षा है कि हमारे इंडिया से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो समाप्त हो जाए, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना होगा, गवर्नमेंट को इनेबल बनाना होगा, एम्पावर्ड करना होगा, ताकि ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसे समाप्त कर सके। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ सकते हैं, इन अ इंडियन, सॉरी इंडियन नहीं है, इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका का आपसे एग्जांपल दिया गया है, विच हैड अ डीप हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी उसका एक बहुत गहरा इतिहास है नस्लवादी भेदभाव का। ठीक है, its new constitution had to enable the government to end racial discrimination। ओके मैम, तो देखिए साउथ अफ्रीका का जो हमारा ओल्ड वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, उस ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी गवर्नमेंट को उतना ज्यादा पावर नहीं दिया गया था ताकि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त कर दे। लेकिन जब हमारे साउथ अफ्रीका में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है, तो उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके वहां के गवर्नमेंट को इतना पावर दिया, इतना इनेबल बनाया कि वह क्या कर सकता था, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर सकता था, समाप्त कर सकता था। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या क्या चीजें है, वो सारी मैंने आपको इस समरीज में लिखवा दिया है। ठीक है, यानी मैंने चार, जो एक दो तीन चार पॉइंट्स है उसको मैंने समझा दिया। यानी व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, फिर हमने पढ़ा स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी नीति निर्माण की शक्ति किसके पास है, फिर हमने पढ़ा लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, हर बातों को यहीं पर याद करके जाना, यानी सरकार की शक्तियों पर लिमिट्स लगाता है कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी की चाहत क्या है, आकांक्षा क्या है, वो सारी बातें हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो एक टॉपिक तो हमारा होता है कंप्लीट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन वाई, हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो उसका जवाब हमें मिल गया, इतने सारे बड़े, इतना बड़ा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो ये मिल तो गया, लेकिन हम लोग अब एक और टॉपिक पे आते हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है, ओ नो इधर नहीं है, 10 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, नो, एक मिनट बस ला रहे हैं। तो देखिए अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, मोड ऑफ प्रोमलगेशन। इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। अब हम लोग आपके बुक के अगले टॉपिक पे आते हैं, मोड ऑफ प्रोमलगेशन। मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब क्या होता है, संविधान को प्रचलन में लाने का हमारा तरीका क्या रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे क्या पूछूं, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, why constitution failed in some country। देखो उस टॉपिक को मैं पढ़ाने के लिए आपका कुछ बेसिक तैयार कर रही हूँ। ठीक है, और उसी बेसिक के लिए मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करूंगी। ठीक है, देखिए मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिखा, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड इन सम कंट्री, यानी किसी किसी कंट्री में हम लोग क्या देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक बार नहीं बनता है, दो बार नहीं बनता है, तीन चार पांच बार बनता है, तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बार बनता है वो फेल कर जाता है, वही क्वेश्चन हमें, उस क्वेश्चन का आंसर देखना है। ठीक है, और फिर आपका अगला टॉपिक क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई कॉन्स्टिट्यूशन
सक्सेसफुल इन सम कंट्री। यानी देखो अब इसे थोड़ा सा समझना है। तो मोड ऑफ प्रोमulgेशन को समझने से पहले थोड़ा सा इस टॉपिक को समझते हैं। आपका बेसिक में तैयार कर रही हूँ। तो देखो मैंने क्या कहा कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड इन सम कंट्री। ओके मैम। फिर हमने क्या लिखा, वाई कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल इन सम कंट्री। यानी हमने आपसे पूछा है कि क्यों जो हमारा संविधान होता है किसी देश में फेल कर जाता है, और क्यों किसी देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सफल कर जाता है। ठीक है, तो इसी बात का जो आंसर है वो आपको बताना है। तो देखो इसका जो सिंपल सा आंसर है ना इसका, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों फेल कर जाता है सम कंट्री में, क्योंकि जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो मिलिट्री लीडर द्वारा बनाया जाता है। मिलिट्री मिलिट्री लीडर जो कि सेल्फिश लीडर होते हैं, वो उनको किसी की नहीं पड़ी होती है। वो बस अपना क्या देखते हैं, फायदा देखते हैं। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्यों किसी कंट्री में फेल कर जाता है, क्योंकि वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, तो मिलिट्री लीडर होते हैं। मिलिट्री लीडर होते हैं। ठीक है, और ये जो मिलिट्री लीडर होते हैं इनके पास उतना ज्यादा कुछ वो होता नहीं है कि पूरा लोगों को ये साथ में लेकर चले। और ये कुछ फेमस लीडर भी नहीं होते, ये तो मिलिट्री में रहते हैं अपना, उसी में बनते बनते पावर को इनहेंस करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ क्वेश्चन है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल इन सम कंट्री। यानी हम लोग जैसे भारत का देखते हैं, अमेरिका का देखते हैं, साउथ अफ्रीका का देखते हैं, तो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कुछ फेमस लीडर द्वारा बनाया जाता है। फेमस लीडर द्वारा क्या करा जाता है, बनाया जाता है। और ये फेमस लीडर हमारे जो देश में ये राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, उन सारे राष्ट्रीय आंदोलन में इनका क्या होता है, योगदान होता है। तो उनके पास यानी इनके पास वो शक्ति है, वो पावर है कि लोगों को लेकर कैसे चलना है। यानी सारे लोगों को नेशनल मूवमेंट जब करा जाता है तो नेशनल मूवमेंट में सारे देश के लोगों को लीड करा जाता है। तो इनके पास वो ना पावर है कि इन्होंने देखा है कि नेशनल राष्ट्रीयता का भावना इनके पास है। लेकिन ये सेल्फिश लीडर होते हैं, इनके पास कुछ पावर नहीं होता, जनता अंडरग्राउंड पे जाके चीजों को समझते नहीं है। तो इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना किसी कंट्री में फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन के मिलिट्री लीडर द्वारा बनाया जाता है। जैसे म्यांमार की बात करते हैं, म्यांमार में भी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है फिर बदलता है, और वहां पे जो मिलिट्री कू है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, और यही बात आपके मोड ऑफ प्रोमulgेशन में बताया गया है। ठीक है, कि जो हमारा संविधान है वो क्यों कहीं पे सफल है और क्यों कहीं पे असफल है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके बुक के लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तो देखिए, दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे प्रचलन में आया। ठीक है, हु क्राफ्टेड यानी कौन संविधान को बनाया, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। यानी संविधान को किसने बनाया और इनके पास संविधान बनाने की कितनी शक्ति थी, वही सारी बातें बता रहा है। ठीक है, तो इन देखो अब यहाँ से हमारा कहानी स्टार्ट होता है। इन मेनी कंट्रीज यानी हम लोग बहुत सारे कंट्री में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिमैन डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब क्या होता है, फेल कर जाना। ठीक है, डिफंक्ट यानी in many countries constitution remain defunct because they are crafted by military leaders। ओहो मैम, मिलिट्री लीडर्स द्वारा बनाया गया है। देखो यहीं पे आपके बुक में लिखा गया है, इन मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस रिमेन डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब क्या होता है, फेल कर जाना। ठीक है, डिफंक्ट बिकॉज क्यों फेल कर जाता है मैम, क्योंकि क्योंकि दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स। क्योंकि मिलिट्री लीडर्स द्वारा बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर, और जो वो लीडर होते हैं वो पॉपुलर नहीं होते हैं। ठीक है, और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर एंड, यहाँ पे थोड़ा समझना, एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विथ देम। यानी उनके पास ये पावर नहीं होता है कि वो पूरे लोगों को साथ में लेकर चले। ठीक है, बट अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना, द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक
इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आर कॉन्स्टिट्यूशन विच वर क्रिएटेड इन द आफ्टर, ये क्या लिखा, पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे बताया गया है कि कुछ कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेल इसलिए कर जाते हैं क्योंकि जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग हैं वो कैसे होते हैं, मिलिट्री लीडर होते हैं और उनके पास वो पावर नहीं होता है कि वो सारे लोगों को एक साथ में लेकर चले। लेकिन हमारे कुछ कंट्री में जैसे हमारा इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों हमारा सक्सेसफुल है, क्योंकि यहाँ के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग हैं वो नेशनल मूवमेंट में क्या है, बहुत ज्यादा उन्होंने अपना योगदान करा है और वो नेशनल मूवमेंट के कारण लोगों के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी को क्या कर चुके हैं, गेन कर चुके हैं। ठीक है, गेन कर चुके हैं। ओके, तो ये क्या है आपका मोड ऑफ प्रोमलगेशन। मोड ऑफ प्रोमलगेशन में बस आपको यही चीजें समझना है मैम, इसमें हमें क्या पढ़ना है, यानी संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है। तो वाई कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड इन सम कंट्री और वाई कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल इन सम कंट्री। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ प्रोमलगेशन। लेकिन 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 देखिए, आपके सफल संविधान होने का मतलब बस यही दो कारण काफी नहीं हो जाते हैं कि पॉपुलर लीडर द्वारा बना हो, ऐसे हो। आपके सफल संविधान होने के ना बहुत सारे कारण होते हैं। वो बहुत सारे कारण कौन कौन होते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए, तो हमने क्या कहा कि आपके एक संविधान के सफल होने का बहुत सारा कारण होता है और उस कारण को जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक हमारा टॉपिक निकल के क्या आता है, सारी टॉपिक्स आपके बुक में दिए गए। ठीक है, तो द सबस्टेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसका मतलब क्या हो गया, द सबस्टेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी देखो, हमने क्या बोला कि एक संविधान का सफल होना केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कुछ पॉपुलर लीडर द्वारा बनाया गया है तो वो संविधान हमारा क्या है, सफल होगा। नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं आपके एक सफल संविधान होने का। तो देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एम, कुछ आपको एग्जाम्पल मैं दूंगी जो कि आपके बुक में दिया गया है। तो देखिए, एक सफल संविधान की यह विशेषता होती है कि जो वह संविधान है वो क्या करता है, कुछ लोगों को कारण देता है कि आप हमें मानिए। यानी हम आपके पावर को क्यों मानेंगे, क्योंकि आप हमें कुछ ना कुछ रीजन देते हैं कि हाँ, हम अगर आपके पावर को मानेंगे तो हमारा अच्छा होगा। ठीक है, तो वही बताया गया कि एक सफल संविधान की क्या विशेषता होती है, वो आपसे इस टॉपिक में पढ़ा जाएगा। ठीक है, द सबस्टेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो क्या बताया गया है, इसको थोड़ा सा 12 को कट करना है। It is the hallmark of a successful constitution that gives everyone in society some reason to go along with its provisions. Okay. तो आपसे बता रहा है कि एक सफल संविधान की यह विशेषता होती है कि वह अपने प्रावधानों को यानी प्रोविजंस को मानने के लिए क्या करता है, लोगों को क्या करता है, कुछ रीजंस देता है, तभी लोग क्या करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो आपसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए क्या होता है कि एक सोसाइटी में मेजॉरिटी पीपल द्वारा क्या करा जा रहा है, माइनॉरिटी पर अत्याचार करा जा रहा है। तो जो वहाँ के माइनॉरिटी लोग हैं उनके पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि जो वो क्या करे, संविधान को माने, क्योंकि उनका तो संरक्षण यानी कंजर्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, उनका जो प्रिजर्व है, मतलब ठीक है, प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, उनका जो प्रोटेक्शन है उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन ने करा नहीं है। तो उनके पास क्या कारण है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को माने, तो उनके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को माने। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, दैट फॉर इंस्टेंस अलाउड परमानेंट मेजोरिटीज टू oppress minority groups within society would give minority no reason to go along with the provision of the constitution। यानी वही मैंने आपसे बताया कि मान लो किसी सोसाइटी में माइनो मेजोरिटी द्वारा माइनॉरिटी पर अत्याचार करा जा रहा है, तो जो वहाँ के माइनॉरिटी पीपल है उनके पास कोई रीजन नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को माने। पहला कारण तो ये होगा। ठीक है, और दूसरा बात आपके एग्जाम्पल यानी आपके बुक में क्या बताया गया है कि मान लो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ मतलब कुछ अन्य लोगों की तुलना में,
मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को क्या कर रही है, ज्यादा पावर दे रही है, उनके पावर को इनहेंस कर रही है, उनके लिए कुछ बहुत सी अच्छी अच्छे स्कीम्स ला रही है, उनके लिए बहुत सारे काम कर रही है। तो जो हमारे जो देश के बहुत सारे लोग हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पावर दे रहे हैं सारे लोगों को छोड़ के। तो वहां पर भी कोई रीजन नहीं बनता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करो, मानो। जैसे जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है कि और ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रोविल्ज्ड प्रोविल्ज्ड यानी विशेष अधिकार देता है कुछ लोगों को, सम members at the expense of others, or that systematically enhance the power of small groups in society। यानी अन्य लोगों को छोड़कर संविधान क्या कर रही है, कुछ लोगों को ज्यादा पावर दे रही है, उनके पावर को इनहेंस कर रही है। तो उस सोसाइटी के लोगों के पास ऐसा कोई रीजन नहीं बनता है कि वो संविधान को माने। ठीक है, तो इसलिए हमारे क्या करा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करा गया है, सारी बातें एकदम क्लियरली मेंशन करा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने एक राइट ही दे रखा है, आपका 29 से 30 तक क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे ये नहीं कि जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी है उनका मेजोरिटी द्वारा एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण करा जाएगा, ऐसा नहीं है हमारे देश में। हमारे यहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों को इक्वल राइट्स मिलता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एक सबस्टेंटिव प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। वो बातें सारी आपकी उसी बात में बताया गया है। फिर हमारा एक और आपका टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम क्या है, देखो अब आपका एक टॉपिक क्या है, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल, यानी उसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, यानी बैलेंस इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या हो गया, ये भी बातें आपके उसी में आएगी। तो देखिए, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे क्या है, आपके गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, यानी सरकार के 3 अंग होता है। एक क्या होता है आपका जुडिशियरी होता है, दूसरा आपका लेजिस्लेटिव होता है, तीसरा आपका एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, तो ये आपका लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव क्या करता है, लॉ मेकिंग का काम करता है, और जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है ये क्या करता है, लॉ को इम्प्लीमेंट यानी कानून को लागू करने का काम करता है। और ये जो हमारा जुडिशियरी है ये क्या करता है, इस कानून की जांच करता है कि यह कभी कहीं पर संविधान का तो उल्लंघन नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा इस टॉपिक में बताया क्या गया है कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि इस जो लेजिस एम, आप इस लेजिस्लेटिव को क्या कर दे रहे हैं, इतना पावर दे दे रहे हैं कि ये जो लेजिस्लेटिव है इन जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को क्या कर जा रही है, खा जा रही है। खा जा रही है मतलब क्या हो गया, खाना ऐसे नहीं, समाप्त कर दे रही है। ठीक है, यानी हमारी लेजिस्लेटिव इस जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को समाप्त कर रही है। क्यों, क्योंकि आपको आपने इसको क्या करा है, इतना ज्यादा पावर दे दिया है। क्योंकि ब्रिटेन में हम लोग ऐसा ही देखते हैं, ब्रिटेन में क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी वहां पे नहीं देखने को मिलता है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी देखने को मिलता है, यानी पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया वही बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि अगर आप इस लेजिस्लेटिव को ज्यादा पावर दे देंगे तो ये कानून बनाकर जुडिशियरी को और एग्जीक्यूटिव को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करा गया है, इन तीनों को जो पावर है वो इक्वल दिया गया है, यानी इनके पावर का जो बंटवारा है वो कैसा है, तो हॉरिजेंटली है। यहाँ पे है, इनके हमारे पावर का बंटवारा कैसे करा गया, हॉरिजेंटली करा गया। ठीक है, यानी ये जो जुडिशियरी है इसमें दखल नहीं करेगी, जो लेजिस्लेटिव है एग्जीक्यूटिव में दखल नहीं करेगी, सबको इक्वल पावर दिया गया। तो ये भी क्या है, हमारे एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, विशेषता हो जाती है कि हमने लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव को और आपके जुडिशियरी को, तीनों को अच्छा
और इक्वल इक्वल पावर दिया है, ताकि एक जो हमारी कोई संस्था है वो दोनों संस्था पे भारी ना हो सके, ठीक है। तो वही आपसे बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप्स, यानी जो हमारी संविधान है उस संविधान को समाप्त करने के लिए जनता की जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा समूह, एक स्मॉल ग्रुप्स क्या कर सकता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पावर को क्या करना चाहता है, इनहेंस करना चाहता है, अपने शक्ति को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। फिर वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रैगमेंट power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution। यानी हमने क्या करा है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी को इक्वल पावर दे रखा है। ये नहीं कि लेजिस्लेटिव को बहुत ज्यादा पावर दे दिया ताकि वो दोनों ग्रुप्स को खा जाए, ऐसा हमने नहीं करा है, ठीक है। वन वे One way of such intelligent design of a constitution is to ensure that no single institution acquires monopoly of power। यानी हमने किसी भी एक संस्था को मोनोपोली नहीं दे रखा है कि वो क्या कर सके, इन दोनों को खा जाए, ठीक है। दिस इज ऑफन डन बाय fragmenting power across different institutions. The constitution, for example, horizontally fragments power across different institutions like the legislature, executive, and the judiciary and even independent statutory body। ठीक है, ये अपना सभी तीनों क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसी का दूसरे पर क्या है, इतना ज्यादा अधिकार नहीं है कि वह उसको क्या कर सके, समाप्त कर सके, ठीक है। तो ये सफल संविधान की एक ये भी विशेषता होती है कि वहां पे जो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में जो पावर का डिवीजन किया किया गया है वो इक्वल किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है मैम। अब हमारा टॉपिक क्या बचा है, हाउ हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, ठीक है। यानी जो हमारा भारतीय संविधान है वो कैसे बना है, उसे अब हमें क्या करना है, पढ़ना है। और उसे हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या क्या चीजें पढ़ा, उसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं या उसे रिकैप कर लेते हैं, यानी इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कब क्या पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, जिसमें हमने क्या चीजें पढ़ा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने बहुत सारे आपको पॉइंट बताए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है भाई, तो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस लाता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी हमारे इंडिया के लिए लॉ मेकिंग का काम करेगा कौन, ये कहाँ स्पेसिफाई करा गया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करा गया, ठीक है। फिर लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की शक्तियों पर लिमिट्स कौन लगाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, यानी सरकार की सॉरी, यानी जो समाज की चाहत है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने का जो तरीका बताया गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी हमारी हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ में टॉपिक। अब हमारा हाउ, हाउ को क्या करना है, पढ़ना है, यानी हमारा संविधान कैसे बना, वो सारी बातें एक क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। तब तक क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। और कैसा लगा आपको क्लास 11 का ये जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।